इनको ले जाओ यार, इनको पकड़ो, हाथ पकड़ के देखो, पकड़ो। पानी दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो है जो हर एक इंसान को यहाँ पर देखनी चाहिए और हर एक इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर कई बार इंसान जो आप लोगों के सामने है वो एक तरीके से बेहोश होने वाला है, उसका एक तरीके से ना सांस रुक गई है, जो कई बार हार्ट अटैक वाली कंडीशन आती है तो सीपीआर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। ठीक है, तो इसमें हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ क्या है, चेयर पे बैठा रखा है, नॉर्मली एक फ्लैट सरफेस पर लेटाया जाता है उस इंसान को। ये दिल की धड़कनें कई बार ऐसा है कि रुक गया इंसान, एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन एकदम एक जो रुक जाता है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि इंसान गया। तो चेस्ट को प्रेस करना होता है सीधे सरफेस पर लुटाकर। यहां पर चेयर पर बैठा रखा है वो एक अलग बात है, क्योंकि हफरा तफरी में हो सकता है इनका दिमाग ना लगाओ, पर लेकिन ये एक मरते हुए इंसान को फिर से बचाने का तरीका है। अगर घर में कई बार ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हंसते हंसते खांसते खांसते एकदम लगा कि यार दिल रुक गया है, तो उनकी चेस्ट प्रेस कर दो तुरंत। जो है आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से एक नहीं फटाफट ये काम करने हैं तो किसी इंसान की जान तक बचा सकते हो, हार्ट अटैक आने से आप लोग इंसान को बचा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात सबके साथ में शेयर करना जो भी आसपास में हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसको नहीं जानते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ तक होती है। समझ गए आप लोग? दोस्तों अगर आप लोग हेल्थ पर ध्यान रखने वाले इंसान हैं और हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं तो आज का डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देने वाला है। आज है 20 में शानदार तरीका डिस्कशन रहेगा, एंजॉय करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से पूरे डिस्कशन को। कई सारे बच्चे बोले सर आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया। जी हाँ, बंद कर दिया, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले लेक्चर के बारे में बात करें तो द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, सारे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके अंदर मैं कवर करता हूं आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस या फिर बैलेंस डाइट बोलते हैं प्यार से। आगे बढ़ने से पहले तो ये बताओ कि कल का दिन आप लोग का कैसा रहा और आज के दिन को आप लोग किस तरीके से लेकर चलने वाले, क्या उसकी प्लानिंग कर ली है? आप लोगों के टेबल पर आप लोगों का आज का प्लानर है? अगर हाँ तो यस लिखिएगा, अगर ना तो न क्यों नहीं है अपने आप से पूछिए वीडियो को पोस्ट करके। क्या नहीं चाहते जिंदगी में कुछ अच्छा हो? क्या चाहते हो कि जो घिसी पिटी चल रही है वैसे ही चलती रहे, उसी तरीके से काम करना चाहते हो जैसे चल रहा है? तो ऐसा ही मिलेगा जैसा अब तक मिलता हुआ आया है। ठीक है, अगर जिंदगी में आप लोग किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं हो ना तो फिर उस चीज को छोड़ दो। उसके ऊपर चिपके रहना, उसको ऐसे ही बिना एक तरीके से ना इंटरेस्ट भी नहीं है और फिर भी कर रहे हैं तो कोई मतलब बनता नहीं है। शानदार बात बोली गई चाणक्य साहब के द्वारा, बोला गया अगर आपका कार्य जो आप लोग कर रहे हैं अपना काम, उसके बारे में बात की जा रही है, अगर आप अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पण नहीं दिखा रहे हैं और इतना समर्पण नहीं है कि आप लोग आसपास वाले लोग देखकर डर नहीं जा रहे हैं कि एक तरीके से ना ये इंसान आएगा तो वैसा खौफ मचा देगा। ठीक है, रॉकी देखा है, मतलब एक तरीके से मूवी जो थी केजीएफ, कि ये बंदा आएगा तो खौफ एक तरीके से होना ही होना है, क्योंकि जहां पर ये आएगा उसको उसकी एक नक्शा बदल देगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने चीज को लेकर फोकस ही नहीं हो। आप लोग के आसपास वाले ना डर जाने चाहिए कि वैसा जब ये बैठता है ना वैसा पूरा चैप्टर खत्म करके उठता है इंसान। ठीक है, वो वाली टेंडेंसी होनी चाहिए। आप लोगों को अपने काम में इतना डूबा हुआ होना चाहिए कि हर एक चीज में आप लोगों को काम नजर आना चाहिए। ठीक है, जैसे नहीं कोई बिजनेसमैन आदमी होता है जहां पर देखो उसको बिजनेस दिखता रहता है, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले काम दिखे। जैसे मम्मी पापा आप लोगों में हमेशा प्यार देखते रहते हैं, मेरा बच्चा लाड़ दुलारा, कुछ भी करो लो मेरा बच्चा, वो वाली बात है। तो ऐसे ही आपको अपने काम पे वो वाला फोकस देना है वैसा जिसकी कुछ हद नहीं है नहीं? नया नया प्यार होता है किसी इंसान को, हर जगह उसको सुहाना सुहाना दिखता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो डूबा होता है उस इंसान, वो इंसान उस चीज़ में, हर चीज़ उसको अच्छी लगती है। ठीक है, रोड गंदी पड़ी है, कोई नहीं यार, अरे अच्छे हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं। ठीक है, वो वाली फीलिंग आती है। तो इसका मतलब कि वो इंसान डूबा हुआ है उसमें। तो ऐसे ही आप लोग अपने काम में, अपनी पढ़ाई में डूबना है, फिर देखो ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है कि नहीं? बाकी शेड्यूल आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए, ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इनका नाम क्या है आप लोगों को बताना है, और ये बेसिकली किस पोस्ट पर हैं और कौन से नंबर की है वो पोस्ट, ये बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, आर्मी चीफ के बारे में पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, कोई यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये क्या कर दिया सर, फिर से नोटबंदी कर दी क्या? नोटबंदी बेसिकली बोल सकते हो, पर लेकिन नोटबंदी नहीं है। ये पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं। वो नहीं कहते कि मनु शर्मा पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो पहले ऐसा कब हुआ है? अगर कोई स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में, अच्छा ये बताओ कि पहले भी ऐसा हुआ है तो कब हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑलरेडी 2013-14 में भी यहाँ पर इस तरीके से सिमिलर विड्रॉ किया गया था जो नोट्स के सर्कुलेशन का। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि 2013-14 में भी पहले ऐसा किया गया था। ये सारे डिसीजन जो अभी लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ये पावर होती है। इंट्रोड्यूस जब किया गया था तो क्वेश्चन पूछा आप लोगों से स्टेटमेंट देकर, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, उसका सेक्शन 24 के तहत में यहां पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर जब ये 2000 का नोट आया था, हालांकि उसी टाइम पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि 1000 का बंद करके 2000 का निकाल दिया, अब तो और भी ज्यादा लोग जो है धन को इकट्ठा करके रखने लगेंगे। तो पता था कि ये नोट बंद होने वाला है, ज्यादा लंबे जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो सर्कुलेशन की बात की जा रही है मनी की, यहां से अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूज मत होने इसको लेकर, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हपरा तपरी मचाने वाली बात है, यार ये तो खत्म हो गया, बंद हो गया, अब क्या हो गया, हमारे पैसों का क्या होगा, वो वाला ध्यान मत रखना। इसके लिए टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आराम आराम से चीजें विड्रॉ की जाएंगी, इसके लिए लगभग मुझे लगता है 2 या 3 महीने दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि हपरा तपरी मचाने वाली बात होगी, यार सारे पैसे कैसे जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नोटबंदी वाली बात होती है ना, तो लोगों के अंदर वो पुराना माहौल याद आ जाता है, पुराने टाइम पर क्या हुआ था, ठीक है। तो उसको लेकर कई सारे लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं एकदम, और उनको लगता है यार ये तो बर्बादी होगी, क्या हो गया, किस तरीके की चीजें होंगी। तो कई सारे कायास्त लोग लगाने लगते हैं। तो आराम आराम से होगा, ये वो वाली नोटबंदी नहीं है कि सुबह से सारे नोट बंद हो गए हैं, ठीक है। तो वो वाला ध्यान मत रखना। तो जो है बस अब आप लोगों को जाकर ये बंद कर देंगे, तो इसका मतलब कि जो भी आप लोगों के पास में आराम से जाकर बैंक में जो है आप लोग इनको जमा कर दो, और 23 मई से बैंक जो है इनको बेसिकली आप लोगों की जो मनी है उनको लेना स्टार्ट कर देगा। हालांकि कुछ लिमिट भी रखी गई है पर डे जो है, मतलब एक तरीके से ना कि अप टू द मतलब 20,000 तक मुझे लग रहा है सब कुछ लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और हाहाकार नहीं मचाना है, ठीक है। बाकी आर्टिकल कई सारे शानदार होंगे। आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आज आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा। इसी के साथ में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो कि आप लोगों को कुछ नई चीजें सिखाकर जाने वाली हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे। हेल्थ के बारे में, दुनियादारी के बारे में, वोकैबुलरी वगैरह भी देखने को मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इंटरेस्टिंग होंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मजा आएगा डिस्कशन में, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ से जो कि आप लोगों का एप्लीकेशन है उससे भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शाम को 5 बजे पहुंच जाया करो क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, और संडे में टेस्ट भी होता है आप लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग सही से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं अच्छे से, एक सिस्टमेटिक वे में। एप्लीकेशन अगर लगे कभी कुछ दिक्कत कर रहा है तो वेबसाइट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात जो मुझे ऐड करनी थी यहाँ पर, जो आप लोग कोड यूज करे थे उस कोड को आप लोग वीर रखना, ठीक है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे उसमें, तो वो उसमें ना जैसे मैंने बोला था IAS वीर, ठीक है, तो कई सारे कर रहे हैं उसको वीर IAS कर दिया, कोई कुछ कर रहे हैं उसके आगे पीछे लगा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। कुछ ने ऐसा कर दिया कि वीर IAS, तो फिर बोल रहे हैं इनवैलिड बता रहा है, तो उसको IAS हटा दिया है, वीर रखना है अब आप लोगों को। यानी कि जो APFC में या CDS में इनरोल कर चुके हैं वो उनका कोर्स फ्री हो जाएगा जैसे ही वो UPSC का कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो यानी कि ये समझो कि उनका APFC वाला कोर्स जो है वो फ्री हो गया है, ठीक है। वीर कोड यूज कर आप लोग जैसे UPSC में एंट्री करोगे तो सारा का सारा मनी जो है वो आप लोग का उसमें ऐड हो जाएगा, जितना भी APFC का कोर्स है आप लोगों का। तो ये समझो कि APFC का कोर्स जो है वो इनडायरेक्ट में बोला जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अगर UPSC का कोर्स आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, इतने पैसे में 2 कोर्स मिल रहे हैं। तो वीर कोड यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। याद रखना, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक आर्टिकल शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। दोस्तों मीठा किस किस को पसंद है? कोई अगर बोले कि यार मीठे के बिना रह ले, तो कौन ऐसे हैं कि जिसको लगता है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मीठे के बिना नहीं रहा जाएगा, ठीक है। और कौन सा ऐसा फेवरेट मतलब एक तरीके से मीठा है जिसको आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं? जैसे कोई रसमलाई हो गई, किसी का रसगुल्ला हो गया, किसी का लड्डू हो गया, ठीक है, किसी का गुड़ हो गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहने वाला है। खुद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये बताया कि कई सारे लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल क्या होता है? कृत्रिम बोलते हैं जिसको, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कृत्रिम तरीके से यानी कि नेचुरली जो ना हो। जैसे कि एप्पल खाओगे, आम खाओगे, भाई साहब उसमें ऑलरेडी चीनी है, पर लेकिन जब आप लोग कुछ और ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो जिसमें अलग से शुगर बनाते हो, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जो यहाँ पर ये मीठा होता है, जिसको कई बार आप लोग कि हाँ यार ये इसमें शुगर तो है पर लेकिन वो वाली शुगर नहीं है, शुगर फ्री है, ठीक है।
तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है ये हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है ये WHO के द्वारा बताया गया, जो अक्सर लोग जो है इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, खासकर जब WHO कोई ऐसी बात बोलता है तो समझने वाली बात ये होती है कि इसको कितने सारे लोग जो है वो अब इसको समझने वाले हैं, क्योंकि WHO का बोलने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी देश हैं अब यहाँ पर वो इसके बारे में सोचेंगे। मान लीजिए हमारे देश में बोल दिया किसी वर्ल्ड हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, ICMR ने या किसी और ने, कि हाँ आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो हार्मफुल होता है, तो हमारे देश के लोग बस देखेंगे उसको। पर लेकिन जब WHO ने बोल दिया तो पूरी दुनिया देखेगी उसको, ये वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहने वाला है। GS पेपर 2 में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आप लोग कई सारी बातें बताता हुआ नजर आएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो वेट लॉस के लिए कई सारे लोग यूज़ करते हैं कि यार मैं शुगर नहीं खाता, ठीक है, ये वाली शुगर। अक्सर अगर आप लोग कभी होटल में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो होटल में जो नहीं एक तरीके से जो कॉफ़ी वाला जो एक पूरा बुफे टाइप का छोटा सा रखा रहता है, उसमें सारी चीज़ें अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लो की जिसको लगता है कि वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस का काम करेगा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगा, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगा। कई सारे लोग वो होते हैं जिनको मीठा पसंद है पर लेकिन वो मीठा नहीं खा पाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि तुम आर्टिफिशियल मीठा खा लो, वो मीठे की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर WHO ने कई सारी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों के सुनने लायक भी हैं। और ये खासकर जो लोग इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि चलो यार ये नहीं तो नहीं, नहीं कहते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सिगरेट पीनी छोड़नी है तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना स्टार्ट कर दे यार, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। पर लेकिन जब आगे चल के पता चला भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी किसी तरीके से ऐसी नहीं कि नुकसान न करती हो, वो भी नुकसान करती है। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब इसके ऊपर लंबे समय को लेकर एक स्टडी की जाती है तो तब पता चलता है कि तुम जो खिला रहे थे भाई साहब वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। तो ये इसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर बातें बताने वाला हूँ। तो WHO ने क्या क्या बातें बताई हैं पहले आप लोग एक बार वो सुनिए ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, आखिर क्या क्या इसने बता दिया। तो WHO ने खुद बताया है कि अगर आज की डेट में आर्टिफिशियल स्वीटनर आप लोग यूज़ कर रहे हो कि हम लोगों को अपना वेट कंट्रोल करना है, हम लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डायबिटीज़ जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, क्योंकि अगर ये डायबिटीज़ की बीमारी मुझे है तो ये मुझे ही रहेगी, आपको है तो आपको ही रहेगी, किसी और के पास में तीसरे के पास में नहीं जा सकती। जैसे कोविड-19 मुझे किसी और को भी लग गया फिर तीसरे को लग गया, वो वाली चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। तो बोला ये गया कि ये कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि जो एक कृत्रिम मीठा है ये रिड्यूस करता है वेट और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। पर लेकिन जब शॉर्ट टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है तो ये लॉस रिड्यूस करता हुआ आप लोग को नजर आता है और रिड्यूस करता है बॉडी मास इंडेक्स जिसको आप लोग BMI बोलते हैं। किस किस को पता है BMI क्या होता है, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। और लॉन्ग टर्म में जब आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो ना कि रेगुलर आप लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किए जा रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे वेट गेन होने लगता है। यानी कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई भी चीज़ की अति जब हो जाती है वो क्षति पहुंचाती है, तो अति से क्षति जुड़ी होती है। तो यहाँ पर भी अति हो गई तो इसकी वजह से क्षति हो गई यानी कि नुकसान हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल एक कनेक्शन बताया गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो ब्लैडर कैंसर का काम करता है। इसी के साथ में प्रीटर्म बर्थ इन प्रेग्नेंट जो वुमेन उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चा जो एक तरीके से नहीं, एक तरीके से जो बच्चे जन्म से पहले, ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी ऐसी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जो ब्लैडर होता है इसको हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लैडर में कैंसर हो गया, तो ये काम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो खुद WHO ने ये बातें बताई है कि जिस चीज़ को लग रहा है कि वो रेगुलर इस चीज़ को यूज़ किए जा रहे हैं उसको नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊं, पहले जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो दबाकर गुड़ और शक्कर खाया करते थे, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, गुड़ खाए जा रहे हैं, शक्कर खाए जा रहे हैं, मतलब शायद ही किसी को आप लोगों ने डायबिटीज सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वो जो मीठा होता था वो यहाँ पर इस कैटेगरी का नहीं आता था कि आप लोगों को ये इस तरीके के नुकसान पहुंचाएगा। आज की डेट में जो चीनी खाते हैं, जो चॉकलेट खाते हैं, जो भी आज की डेट में जो मीठा इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा का सारा जो है इनमें केमिकल्स मिले होते हैं। गुड़ और शक्कर को अगर आप लोग देखोगे, पूरी गन्ना डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं इंसान, गन्ने का रस आप लोग देख लो, गन्ने का रस में क्या होता है, वो बेचारा नींबू मिलाता है उसमें और पुदीना वगैरह मिलाता है, डायरेक्टली निकाल देता है उसको, तो वो एक नेचुरल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो दूसरी और कोई चीज़ पी जाती है। हालांकि वो एक अलग बात है, कई सारे बोलने लगे सर गन्ना भी तो आज की डेट में जो है
उल्टे सीधे खाद डालकर जो है उगाया जाता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर लेकिन यहाँ से अगर समझोगे कि उगाने के बाद भी क्या क्या मिलाया जाता है किसी चीज़ के साथ में, उसमें फिर भी गन्ना बहुत बेहतर है। और भी अच्छा चाहिए कुछ इस तरीके से तो फिर नारियल पानी है, वो प्योर हो गया कम्प्लीटली। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर कोई भी इस तरीके की चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि नेचुरल नहीं है और लंबे समय से उसको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं यूज़, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेसिकली बॉडी को जो है वो नुकसान पहुँचता है। और ये लंबे समय में जब इसको काउंट करते हैं तो पता चलता है। अभी यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स पर इंपैक्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर जो एपीएफसी के अंदर है, मुझे लगता है सर 2011 का मैं पेपर देख रहा था, 2011 का था 11 का था आई थिंक, उसमें 11-12 का, उसमें बीएमआई के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 12 का था सर, ठीक है। मतलब जब भी पेपर हुआ था एपीएफसी वाला, उसमें था कि बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से आप लोगों के सामने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें दे रखा था 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो बीएमआई जब आप लोग निकालते हैं ना, बीएमआई क्या होता है अभी आप लोगों को समझाऊंगा कैसे कैसे आप लोगों को ये देखने को मिलता है, इसमें कैसे पता चलता है कि इंसान फिट है या फिर क्या है। तो इसमें एक इंसान का वेट लेते हैं, जिस भी इंसान का जो भी वेट हो तो उस इंसान का वेट लिया जाएगा और फिर उसकी हाइट ली जाएगी, वो भी मीटर में, ठीक है। उसको स्क्वायर कर उसके वेट को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा वो उसका बीएमआई होगा। अब इसको थोड़ा सा और समझिए डिटेल में ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाता हूँ, कोई एक ऐसा इंसान है जो कि हट्टा खट्टा है, उसका जो वेट है वो 100 किलोग्राम है, ठीक है। और उसकी हाइट जो है मान लीजिए 6 फीट है। 6 फीट को जब आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 1.8 मीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1.8 मीटर आ गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया था कि जो टोटल वेट है उसको जो टोटल हाइट है उसके स्क्वायर से आप लोगों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो गया ये 100 हो गया। 100 को जब आप लोग यहाँ पर 1.8 का स्क्वायर करोगे पता है कितना होता है, चलिए मैथ बताओ किस किस का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब 1.8 का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3.24 यानी कि 324 होता है। तो जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 30.8 के करीब आता हुआ नजर आएगा, 86 के करीब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30 से थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा नजर आएगा। तो इसका मतलब अगर किसी का बीएमआई जो है वो 30 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 30 से ऊपर, तो यहां पर क्या हो गया, वो ओबेस यानी कि वो मोटापे का शिकार है इंसान, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो आप लोग अपना वेट देखिएगा कितना है, आप लोग अपनी हाइट जो है उसको मीटर में देखिएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर देखना अगर आप लोगों का जो बीएमआई है वो 18 से नीचे आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो बॉडी है वो अंडरवेट है। अगर 18 से लेके 24 के बीच में आता है यहाँ पर ये लगभग, तो आप लोग एक बिल्कुल नॉर्मल और फिट पर्सन हो, तो यहाँ पर आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर अगर बात करें ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं 25 से अगर 29 के बीच में आता है, ठीक है, तो आप लोगों को वो इंसान जो है वो ओवरवेट देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी अगर देखा जाए तो कई बार इस वाली कैटेगरी में नजर आता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे ही 26-27 के करीब इस तरीके से कई बार देखने को मिलता है। तो मतलब 26-27 के करीब, हाँ 27 आई थिंक, 27 साढ़े 27, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ये ओवरवेट हो गया, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये ओबीस की कैटेगरी में आता है इंसान, यानी कि 30 से लेके 34, अगर 35 से भी ऊपर हो गया तो इसका मतलब तो भाई साहब एक्सट्रीम एक तरीके से ओबेसिटी है, मोटापा है। तो आप लोग अपना चेक करिएगा, आप लोगों का क्या बैठता है, उसके बेस पर आप लोगों को पता चलेगा। और अक्सर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार बॉडी मास इंडेक्स जो है वो चेक करवा लो, क्या हो रखा है शरीर में, कई सारी जो समस्याएं हैं उनका पता चल जाता है। तो इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोगों को अपनी बॉडी के बारे में आइडिया लगता है, तो आप लोग आगे से कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में सोचना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए, आप लोग वो सोल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है, पहले पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो निकालना ही बता दिया आप लोगों को, फॉर्मूला ही बता दिया जिसको यूज करना हो, और किस किस कैटेगरी में आने से क्या क्या होता है वो भी सारी बातें आप लोगों को बता दी। अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो बताओ, उसको दूर करेंगे। फिर कुछ और बेसिक बातें आप लोगों से, डायरेक्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करोगे एग्जाम में, ठीक है। टेंशन लेकर नहीं करना है कि यार मैं तो बहुत यूज करा था, वेट घटाने के लिए कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखो, मेरे तो यार एक तरीके से अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नेचुरली चीज़ों को ज़्यादा रिकमेंड किया जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस तरीके से बनी हुई है, कई बार नहीं बोर्नवीटा खिला दो बच्चों को, तो आप लोगों ने सुना होगा उस बोर्नवीटा के ऊपर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम लोग जितना नेचुरल चीज़ों के पास में रहना
अपना फल फ्रूट्स वगैरह खाओ, घर में बना हुआ सामान खाओ, बाहर का यूज़ कोशिश करो कि ओकेजनली कभी कर लिया चलो ठीक है यार, मतलब 15-20 दिन में एक बार सही है, पर लेकिन उन चीज़ों की हैबिट मत बनो, वो हमेशा आप लोगों को यार नुकसान देगी किसी न किसी तरीके से। तो शुगर जो है उसका सब्स्टिट्यूट बोल देते हैं इसको कि हाँ चाय नहीं तो कॉफ़ी सही, वो वाली बात है यहाँ पर। तो यानी कि अपना जो भी शुगर है उसको छोड़कर यहाँ पर नेचुरल जो शुगर होता है उसको छोड़ के ऑल्टरनेटिव खोज लिया कि हाँ यार आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर ना ज़्यादा कैलोरी नहीं है, ठीक है, हाई कैलोरी कंटेंट नहीं है शुगर का, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको केमिकली सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, तो इसमें टेस्ट शुगर का आता है पर लेकिन कैलोरी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जुगाड़ देखा गया नॉर्मली देखा जाए। और बहुत सारी वेरियस फूड जो बेवरेजेस, यानी कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियाँ आज के डेट में इसका इस्तेमाल कर इसके ऊपर पैसे पीट रही हैं कि अगर देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारा आलस, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नहीं, खाने के पूरे शौकीन है भाई साहब, जो मन कर रहा है वही खा रहे हैं, तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, तो कुछ ऐसा खिलाया जाए लोगों को कि वो एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर मत निकालो, बस उनको कुछ ऐसा दे दो कि ठीक है तुम एक्सरसाइज नहीं करनी मत करो, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है बढ़ने दो, वेट नहीं बढ़ने देंगे, तुम एक्सरसाइज मत करो, तुमको शुगर ही नहीं खिलाएंगे हम लोग, क्या करेंगे आर्टिफिशियल शुगर खाना स्टार्ट कर दो आज से। तो ये बातें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें यहाँ पर इससे फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है फायदेमंद चीज़ नहीं है, फ़ायदा भी है इसका, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ इसको। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो वेट को मैनेज करने का काम करता है स्टार्टिंग में, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, टूथ जो डीके है उसको प्रिवेंट करता है, दांत खराब हो रहे हैं जो नॉर्मल मीठा खाने से होते हैं, ठीक है, सेफ है। कई सारे इंडिविजुअल जो अगर बात करें, एक है फिनोकेटोनीरिया, ये एक तरीका जेनेटिव कैंसर है, ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर इसके लिए भी सेफ माना जाता है। पर लेकिन जब किसी चीज़ को लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोवर्शियल हेल्थ इशू आने लगते हैं, डाइजेस्टिव इशू आने लगते हैं, और जो भी आप लोगों को बताया वो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्लैडर कैंसर वगैरह। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में जब जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई क्रॉप लेकर आते थे तो उसमें स्टार्टिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, पर लंबे समय तक जब उस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे चलकर उससे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। हमारी जो जानवर है घर में, गाय भैंस वगैरह, उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई और फिर इंसानों में भी वो दिक्कतें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट अब आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं यहाँ पर। एक और इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कई कैटेगरी के आते हैं, आप लोगों ने इनका देखा होगा अक्सर, जैसे कि ना कभी आप लोग, जैसे मैंने बोला होटल वगैरह में, तो वहाँ पर ये वाला आप लोगों को अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कई बार इधर उधर जाना पड़ता है, कभी होटल में रुकता हूँ तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कई बार, तो मेरे माइंड में एकदम वो आ गया कि हाँ इस तरीके का देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से होते हैं, इसमें जैसे आर्टिफिशियल तो बना दिया, आर्टिफिशियली भी बनता है, ये नेचुरल सिंथेसाइज भी किया जाता है और नेचुरली भी निकाला जाता है। तो वो आप लोगों को देखना है कि कौन सा ये बेटर है, किसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर लेकिन हाँ ये कि एक कंट्रोल वे में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैलोरी की क्वांटिटी कम होती है, पर रेगुलर इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आज की बात नहीं है, फर्स्ट जो सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर लेकर आया गया था, ये डिस्कवर किया गया था, ये 1979 में किया गया था, ठीक है, कि हाँ यार कुछ ऐसा करना चाहिए। तो आज से नहीं, पुराने समय से आप लोग यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों ने पहले से ही जुगाड़ करना स्टार्ट कर दिया था, पर लेकिन इम्पैक्ट जब देखने को मिलता है तब समझ में आता है कि यार ये गड़बड़ कर दी है। तो आप लोगों ने, किसी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया है, बॉडी मास इंडेक्स में अब आप लोगों को कोई डाउट है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से आप लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन 2011 में डायरेक्ट आप लोगों ने, यूपीएससी ने देखा, डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया गया, यहाँ पर बेसिकली एस्पर्टेम करके एक आर्टिफिशियल स्वीटनर जो देखने को मिलता था, तो उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बोला गया कि इसके अंदर एमिनो एसिड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं कैलोरी लाइक द अदर एमिनो एसिड्स, ठीक है, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लो कैलोरी स्वीटनर एजेंट फूड आइटम है जो कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जो आप लोगों को बताई है सारी स्टेटमेंट, उनमें से जब आप लोग पढ़ोगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट आप लोग देखोगे, ये बेसिकली जो यहाँ पर नाम दे रखा है एस्पर्टेम, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो बोला गया कि सेवरल टाइम स्वीटर देन द टेबल शुगर, यानी कि जो टेबल शुगर, यानी कि जो नॉर्मल शुगर आप लोग यूज करते हो, ठीक है, तो उससे आप लोगों को यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मीठा देखने को मिलेगा, पर लेकिन फिर भी इसके अंदर में कैलोरी की जो क्वांटिटी है आप लोगों को वो कम नजर आएगी। यही तो काम करता है ये, जिसमें कैलोरी कम है और एक तरीके से बात की जाए तो मीठा मतलब एक तरीके से ज़्यादा लग रहा है पर कैलोरी कम है इसके अंदर में, यही तो इसका फायदा है। यानी कि एक तरीके से छोटा पैकेट में बड़ा धमाका, खाने में मीठा भी लग रहा है पूरा पर कैलोरी है नहीं है, यानी कि बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन खुद यूपीएससी ने इसके ऊपर पूछ लिया। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। फायदा क्या होता है इस तरीके से देखिए, जब आप लोग इस तरीके से टॉपिक को तैयार करते हैं ना, तो आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए सोल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग अच्छे लेवल पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो टॉपिक को पढ़कर निकल जाना सफिशिएंट नहीं है, उसके क्वेश्चन भी आप लोगों को सोल्व करने हैं, ताकि अच्छे से आप लोग एग्जाम में जब बैठो तो लगे कि यार हाँ कुछ करके आए हैं। तो इस तरीके से तो टॉपिक दोनों तरीके से अच्छा हो गया, आपकी हेल्थ के तरीके से भी अच्छा हो गया और एक तरीके से एग्जाम के तरीके से भी अच्छा हो गया। ठीक है, तो बताना जरूर, और बॉडी मास इंडेक्स अपना चेक करना जरूर। मुझे बताओ चाहे ना बताओ कमेंट बॉक्स में, पर खुद को एक बार पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब रहता है। हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो हमसे ज़्यादा डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जीने के लिए भी। यानी कि जैसे अगर उनको कहीं जाना है तो कोई ऐसे इंसान है जो चल नहीं पा रहे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो सोचो जो काम हमारे बड़ी नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, खाना खाना, ज़िंदगी में आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, वो ज़िंदगी भी उनके लिए चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा है। और हम लोगों को लगता है हमारी ज़िंदगी यार चैलेंजिंग है। तो ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं अंदर तक मुझे कई बार एक तरीके से मोटिवेट करती है। जब किसी ऐसे इंसान को मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, इस इंसान को देखो ये भी अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहा है, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है ज़िंदगी को खुशी में जीने की। तो अगर कभी लगे ना आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आ रखी है, आप लोगों के पास में बहुत सारी जो एक तरीके से चीज़ें नहीं है, आप लोग कई बार देखते हैं कि यार मेरे पास में ये भी नहीं है। कभी सड़क के किनारे जाना और देखना कि वहाँ पर एक ऐसा इंसान जो कि सड़क पर बैठा हुआ है और उसके पास में खाना भी नहीं है, उसके पास में कपड़े भी नहीं है प्रॉपर वे में, उसके सर पर छत नहीं है, तो क्या उससे भी ज़िंदगी आप लोगों की ख़राब हो चुकी है? तो अपने आप को इस तरीके के जो ये रिसोर्सेज रहते हैं उसके तरीके से आप लोग अपने आप को काउंट मत करो। आपके अंदर कैपेबिलिटी आप लोग कर सकते हो, बस थोड़ा सा अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा जीएस पेपर 2 में, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उसके साथ में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक नेशनल वर्कशॉप कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग जो एक तरीके से देने की बात की गई, जो डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी यहाँ पर इसको इंक्लूड करके चला जा रहा है। ठीक है, अभी एक बात आप लोगों को बताऊँ ये मैंने पब्लिकली इतनी शेयर नहीं की, अभी बता रहा हूँ। जैसे कि एपीएफसी का जब कोर्स निकाला गया था तो उसमें मैंने जो ऐसे जो खासकर जो डिसेबल, खासकर जो बच्चे थे जिनको जो प्रॉब्लम थी, उनको मैंने मैक्सिमम जितने बच्चे थे यहाँ पर जो कि अपने आप से, एक थे कई सारे ऐसे भी हैं जो कि जिनको मैंने बोला कि ठीक है चलो आप लोग इसको डिस्काउंट को ले लो, उन्होंने खुद से बोल दिया कि नहीं सर हमको नहीं चाहिए, मैं एक जॉब करने वाला बंदा हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर मैं फुल पेमेंट करूँगा, पर लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस बच्चे के कंपेयर में, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है जिसे लग रहा है कि ये पेमेंट करे, तो फिर उसकी जगह मैक्सिमम लोग, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं नंबर नहीं बताऊंगा आप लोगों को वरना आप लोग बोलोगे सर, एक तरीके से ना कई सारे लोग मुझे बोलते हैं धर्मशाला चला रखी है। चलो मुझे लगता है जो भी है धर्मशाला है, आप लोगों को जो भी लगे, पर मैंने एक ऐसे बच्चों से बात की, मतलब मुझे रोना आ गया। उड़ीसा में एक बंदा है, उसके हाथ नहीं है, उसके एक तरीके से शरीर में आप लोग समझो कि मतलब पूरा शरीर जो है पैरालाइज हो रखा है उस बंदे का। ठीक है, उससे बात हुई और वो बंदा जो है ईपीएफओ की तैयारी कर रहा है। मतलब उसके अंदर का जज्बा देख के मुझे अंदर से मोटिवेशन आया, मैंने कहा यार ये मतलब क्या इंसान है यार ये। ठीक है, और वो कह रहा है कि सर मैं एग्जाम को निकालूंगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से इस तरीके के बच्चों को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो इसलिए मैंने बोला था कि एपीएफओ का कोर्स जो है वो खासकर ऐसे बच्चों के लिए वो मैंने फ्री तक प्रोवाइड कराया है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, फिर एक तरीके से ये सेम बात कई सारे बच्चे बोलने लगे सर यूपीएससी के कोर्स में भी इसको इंप्लीमेंट कर दो। यूपीएससी के कोर्स में मैंने इसलिए 50% कर दिया उसको इमीडिएटली, क्योंकि यार वो कोर्स ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का है, वो कोर्स जो है वो आप लोगों का चलेगा पूरा 1.5 साल तक। ठीक है, तो 1.5 साल को मैनेज करना, पूरे साल में इतने सारे लोग जुड़ गए, उन सबकी सैलरी देना पूरे साल में, मतलब वो मेरे से अकेले से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वहाँ पर फ्री करना वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने बोला कोई भी ऐसा भाई बहन जो कि यहाँ पर आज की डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई भी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट देता है और अपना आधार कार्ड देता है, तो उसको इमीडिएटली ओनली 1 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है अपनी। उसके बाद में उसका जो फीस है उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, यानी कि 50% फीस का पेमेंट ओनली करना है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने प्रोवाइड कराया क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा जो है वो पीछे ना छूटे यहाँ पर, खासकर एक सपोर्ट देखने को मिले यहाँ पर। ठीक है, और उसमें भी आप लोगों को पता है जो 1 इंस्टॉलमेंट है उसमें भी 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, वो एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, जो कि सरकार के पास में जाएगा सीधा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो बहुत ही कम अमाउंट आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा जिससे पूरा खर्चा फिर चलने वाला है। दूसरा, किसी ने कहीं भी कोचिंग अगर एडमिशन आप लोगों ने ले लिया है, वो भी यहाँ पर उसको इसी तरीके से ज्वाइन कर सकता है। इसलिए मैंने निकाला, मैंने कहा कहीं कोचिंग लेने टाइम बच्चा जो फंस गया, लग रहा है यार पैसे दे दिए और पैसे रिफंड भी नहीं कर रहे, तो दिक्कत देखने को मिलती है। मैंने बोला है कि अगर जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी
आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार पैसे गलत जगह दे दिए, बता देना, उसी दिन आपका रिफंड जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है, मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। कई सारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, जैसे एपीएफसी का पेपर पास में आ रहा है तो उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 50% डिस्काउंट दे दो, अब तो दिन ही कितना बचा हुआ है एपीएफसी कोर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में देखो मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। इसमें कई सारे बच्चे चाह रहे हैं कि मतलब ना कि दिन ही कुछ बच्चे में अगर कोर्स पे अगर मतलब एक तरीके से ज्वाइन कर ले तो फटाफट जितने लेक्चर देखने को जो भी करना होगा कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो इसके बारे में करते हैं कुछ, पर हाँ वही है चीज़ें आप लोग अच्छे से लेकर चलते रहिए। पहले अपना फोकस करिए, अपनी चीज़ों को इस तरीके से लेकर आप लोगों को चलना है ताकि एग्जाम निकलना चाहिए। मेन पर्पज आप लोगों का ये होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें को इनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो यार। कई सारे फेक सर्टिफिकेट उठा के लाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, किसी और का आधार कार्ड, किसी और का सर्टिफिकेट। यार किसी के पर्टिकुलर पर्पज के लिए सरकार कोई स्कीम चलाती है, उसमें सोचता है कि मैं फ़ायदा उठा लूँ जाकर, तो वो गलत चीज़ होती है। तो ये बस इसलिए है ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ सको। इनका पर्पज होता है कोई, तो उसके लिए गलत तरीके से उसको मत लो, ठीक है। रिक्वेस्ट है ये। आगे बात करते हैं। और हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि फिजिकली डिसेबल है, उस तक ये चीज़ें जरूर पहुँचाओ कि इस तरीके से अगर मतलब सपोर्ट मिल जाएगा एक अगर, तो एक तरीके से ज़िंदगी में थोड़ा कुछ बेहतर कर जाए, इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। बात करें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, अगर आप लोग बात करेंगे क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो हमारा संविधान भी इस चीज़ को समझता था कि इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस और डिग्निटी ये हर एक इंसान की जिंदगी में होना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 41 जो है संविधान के अंदर में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, वो यहाँ पर जो खासकर एक इफेक्टिव प्रोविजन लेकर आता है, खासकर लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, कि सेक्शन कुछ सारे ऐसे सोसाइटी में होते हैं जिनको साथ में लेकर चलना है। तो सबका साथ सबका विकास वाली बात आती है। एग्जैक्टली बोलता क्या है आर्टिकल 41, ये बोलता है कि डायरेक्ट करना है स्टेट को, यानी कि सरकार को डायरेक्ट करना है क्या करने के लिए, कि राइट टू वर्क मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंट मिले, कैसे लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, कैसे लोगों को जो कि ओल्ड एज हैं, कैसे लोगों को जो कि सिक हैं, कैसे लोगों को जो कि डिसेबल हैं। तो ये आर्टिकल 41 आप लोगों को याद रखना है। तो मैं भी अगर किसी को कोई सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ कोर्स के अंदर में, तो संविधान का आर्टिकल 41 फॉलो करता हुआ मैं सोच रहा हूँ कि अपने लेवल पर मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम इतना मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम जो लोग अगर फायदा चाहते हैं तो उनको मिले। तो आर्टिकल 41 आप लोग इस तरीके से भी आप लोग याद रख लेना। आर्टिकल 41 ये यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। कई सारे आप लोगों को यहाँ पर कानून देखने को मिलते हैं। तो हमारे देश में भी एक कानून है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, एक्ट है 2016 का। आप लोगों ने देखा होगा पहले कम डिसेबिलिटी कवर करते थे, लगभग 7 के करीब, अब लगभग 19 या फिर 21 डिसेबिलिटी कर दी गई है इसके अंदर में बढ़ाकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके जो कि प्रॉब्लम आज के डेट में फेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। एक तो प्रॉपर इनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है। अगर कोई इंसान चल नहीं पाता है, सोचो उसको बस में चढ़ना है, पहली पुरानी बसें कितनी ऊंची हुआ करती थी, लो फ्लोर बस आ रही है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है। कहीं पर उनको कोई भी टॉयलेट वगैरह एक्सेस करना है, या फिर कहीं पर कोई पब्लिक इस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं मिल पाती है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसी के साथ में लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर की दिक्कत निकल कर आती है। और सोसाइटी में जो सबसे इरिटेटिंग चीज़ लगती है ना, वो कहती किसी को दिखता नहीं है, देख अंधा है, ठीक है, उस पर चले जाता है, देख लंगड़ा है। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी जीने में कितनी एफर्ट डाल रहा है, उसका एफर्ट दिख रहा है आप लोगों को एक बार, तो वो उसको आप लोग तो मोटिवेट होना चाहिए उसको देखकर कि यार वो एक ज़िंदगी जी रहा है, इस कंडीशन में होते हुए भी हम लोग रो रहे हैं अपनी फुल बॉडी में होते हुए भी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो इंसान कितना जूझ रहा है हर एक लेवल पर, रेगुलर डे बाई डे की चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, यूट्यूब के ऊपर भी जाओगे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में, और हम लोग रोते रहते हैं पूरे दिन में। तो ये काम जरूरी है, ठीक है। कम से कम हम इंसान को अप्रिशिएट तो करें, अगर उसको नेगेटिव तरीके से मत देखें, बेचारे की तरीके से मत देखें, उससे मोटिवेट होना सीखना चाहिए। इंडिया के अंदर में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात की जा रही है, दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम की बात की जा रही है, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल कन्वेंशन के बारे में बात की जा रही है इसके चलते, तो हम इसका भी एक तरीके से पार्ट है। यानी कि एक तरीके से बात करेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव है तो हम लोग उसका भी पार्ट हैं। यानी कि हम लोग खुद अपने देश में चाहते हैं कि कोई भी ऐसा अगर इंसान है तो उसको किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा, बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क जो है, ये यहाँ पर किसका है, मतलब किस देश से रिलेटेड है यहाँ पर।
यानी किसी पर्टिकुलर देश के नाम पर यहाँ पर कोई नाम रख दिया जाता है, तो यहाँ पर नाम को देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है कि यानी कि क्या होगा विवाह को, यानी कि विवाह को अगर आप लोगों से पूछे किस देश के अंदर में कोई ऐसा एरिया देखने को मिलेगा, बताइए। ठीक है, तो देखता हूँ कौन बताता है। जापान हो सकता है, या फिर साउथ कोरिया, या फिर चाइना, बताइए। चलिए ठीक है, यूएन का कन्वेंशन है कि प्रोटेक्शन एंड द एक तरीके से प्रमोशन करना है राइट एंड द डिग्निटी ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सबको इक्वलिटी यहाँ पर मिलनी चाहिए, इक्वल तरीके से, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। तो ये फोकस देना जरूरी है। और जो भी सोसाइटी में कोई ऐसा सेक्शन है तो उसको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो सरकार अपने लेवल पर काम करती है, पर हम लोगों को जब हम समाज में जब रहते हैं तो हम लोगों को भी अपने हिसाब से उनके बारे सॉरी यार, पता नहीं आज ना पूरे सुबह से मतलब लग रहा है मुझे कुछ जब उठा तब से गला थोड़ा सा टाइट लग रहा था। ठीक है, तो कई सारे बच्चे बोले सर खिंच खिंच दूर करो तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर अगर बात करें तो ये डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। आज की डेट में आप लोग बात करें तो देखिए मैंने बोला 21 हो गई हैं, तो पहले लगभग 7 के करीब डिसेबिलिटी होती थी, अब 21 बढ़ाकर यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि जो 1995 का एक्ट था और 2016 के एक्ट में अभी यहाँ पर बढ़ाकर 7 से 21 कर दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी नई जो कैटेगरी ऐड कर दी गई यहाँ पर जो कि पहले नहीं थी, जैसे थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं, सिकल जो सेल डिजीज हो गया, ये कई सारी नई इसमें ऐड कर दी गई। तो टोटल 21 डिसेबिलिटी कर दी गई है। तो मैंने बोला अगर 21 में से कोई भी डिसेबिलिटी आप लोगों की है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना है कि ये वाली डिसेबिलिटी है, तो हर एक पर्सन को जो है वो 50% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने सर्टिफिकेट इसीलिए बोला क्योंकि आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट आ जाएगा और आधार कार्ड होगा, तो वो आप लोगों को सेंड करना है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकार ने जो है यहाँ पर जो सैलिएंट फीचर के तौर पर अगर बात करें इसके अंदर में कि कैसे हम लोग यहाँ पर स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, किसी को दिखता नहीं है तो कैसे उसके लिए तैयार करना है। ठीक है, इसी के साथ में कैसे इंक्लूड करके चलना है, इसी के साथ में इंक्लूजन ऑफ द एसिड अटैक विक्टिम, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यानी कि अगर कोई एसिड अटैक किसी के ऊपर हो गया, पहले तो वो पर्सन डिसेबल नहीं था पर अब तो वो डिसेबल हो चुका है ना, जिस तरीके से उसकी जिंदगी में दिक्कत आ गई है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो सबसे बड़ी बात अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये सारी की सारी जो यहाँ पर 7 से जो 21 की गई है ना, इनके सबके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इनमें से अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर इस तरीके से देखें, ये जो डिसेबिलिटी है ये इस कानून के तहत में यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने काफी अच्छा काम किया। जब मैंने इसके बारे में देखा तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। ठीक है, इसके अंदर में कुछ और डेटा यहाँ पर कि मंथ ऑन मंथ एम्प्लॉयमेंट नंबर जो पीपल विद डिसेबिलिटी को कहाँ पर कितना देखने को मिलता है, तो ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर किस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन देखने को मिलता है डिसेबिलिटी विदाउट डिसेबिलिटी लोगों के साथ में। तो कई सोसाइटी में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं कि यार देखो किस तरीके से हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को देख रहे हैं। तो ये एक सोसाइटी में रहते हुए हम लोग को चीजों को समझ के चलना है कि उस चीज को एक कोई चीज नेचुरली है। जैसे हम लोग बात करते हैं पीरियड साइकिल के बारे में, तो हम लोग नेगेटिवली क्यों देखते हैं उस चीज को, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है, हम जैसे लोग उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। तो हम लोग को वो चीज अंडरस्टैंडिंग हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, कई तरीके की स्कीम यहाँ पर चलाई जाती हैं। जैसे बात करें सोशल इंपावरमेंट की चलाई जाती है, फिजिकल इंपावरमेंट की चलाई जाती है, इकोनॉमिक इंपावरमेंट की चलाई जाती है, या फिर एजुकेशनल इंपावरमेंट की चलाई जाती है। और मुझे ऐसा लगता है अगर एजुकेशनल इंपावरमेंट वाली स्कीम को अगर ढंग से लेकर चला जाए तो बाकी बहुत सारी चीजों में अपना आप सपोर्ट मिल जाता है। इंसान अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीम लेकर आती है। ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो गया, यूनिक डिसेबल जो आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट हो गया, स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम हो गई यहाँ पर। ठीक है, अगर फिजिकल के बारे में बात करें तो असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर द जो परचेज और जो भी एक तरीके से उसके जो सामान होता है ना, जो डिवाइस वगैरह सुनता नहीं है या फिर कुछ जो जिसपे जो गाड़ी है उस पर बैठ के चलने वाली बात होती है, तो एक्शन प्लान फॉर द स्किल ट्रेनिंग के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारे के सारे ऐसी चीजें जिसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन भी अगर पूछे तो कंफ्यूज आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 में यहां पर पूछा गया कि इंडिया एक होम है जहां पर लाखों लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द बेनिफिट अवेल उनको कर पाते हैं अंडर द जो एक तरीके से जो कानून रहता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो बोला है फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18, गवर्नमेंट रन स्कूल, ये बात की गई है। दूसरा, प्रेफरेंस दिया जाता है अलॉटमेंट ऑफ द लैंड, अगर बात करें जो बिजनेस के लिए परचेज की जाती है, और इसी के साथ में यहां पर पब्लिक बिल्डिंग भी उनके हिसाब से बनाने की कोशिश की जाती है। तो सही आंसर क्या है, 1, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव।
तो सही आंसर है यहाँ पर डी। जी हाँ, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये आप लोगों को याद होगा कि राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में यहाँ पर एक सपोर्ट अलग से प्रोवाइड कराई जाती है ऐसे पर्सन को जो कि डिसेबल पर्सन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिसेबिलिटी वाले पर्सन नॉर्मल अगर आप बोले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 6 से लेकर 14 साल की बात की जाती है, पर लेकिन अगर वो डिसेबिलिटी वाले सेक्शन में आ जाता है तो वो 14 की जगह 18 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रखी है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने स्टेटमेंट में पूछ रखा है और स्टेट पीसीएस ने अलग से निकाल कर ये क्वेश्चन यहां पर पूछा है। ठीक है, तो ये आप लोग समझिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। एक आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन दूंगा मैं इसको, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में यहां पर बात करेंगे, तो वो भी आप लोगों को लिखना है। आंसर राइटिंग आप लोग फेसबुक पर भी लिख सकते हैं और आप लोग टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर टेलीग्राम पर कहां लिखना है, तो टेलीग्राम पर यहां पर प्रॉपर एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो 77,000 बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं और यहां पर आप लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे अपना आंसर जो है यहां पर पोस्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन पूछता हूं वो भी कई सारे बच्चे आंसर पोस्ट करते हैं, तो कम से कम 2 आप लोग देख लिया करो, आप लोग काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है, तो बताइए माइंड में क्लैरिटी आई कि या फिर नहीं आई। ठीक है, और बाकी जैसे अवेयरनेस की चीजें हैं तो लोगों तक जरूर पहुंचाया करो, ताकि अगर किसी को कोई इस तरीके का कोई स्कीम्स अगर सरकार चला रही है, ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसको थोड़ा फायदा मिल जाए, तो आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और एसएलवी के बारे में बताना, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए एक सपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा, एक अच्छे लेवल पर सारी चीजें वो पर्सन जो है वो कवर कर पाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना, फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा आर्टिकल, अपना सजेशन जरूर देना, कहीं इंप्रूवमेंट करना हो तो। दोस्तों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यूपीएससी का एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, और एक शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है पाइसिकल्चर। किस किस को पता है पाइसिकल्चर क्या क्या होता है, मतलब कौन जानता है कि ये पाइसिकल्चर होता क्या है? क्योंकि ऐसे शब्द जब आप लोगों से आंसर राइटिंग के अंदर जब पूछ ले जाते हैं, या फिर सेम क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ ले जाए यहाँ पर बेसिकली जो प्रीलिम्स के अंदर में, और वहाँ पर ऑप्शन दे रखे हो पाइसिकल्चर से रिलेटेड, और आप लोगों को न पता हो, तो उस टाइम पर क्या होगा? जब आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आएगा तो आप लोग बोलोगे यार ये था इसका मीनिंग। पूरा टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, सारी बातें आप लोगों को एक एक कर बताऊंगा, और बहुत सारे फिर क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। एक एक कर देखते हैं सारी चीजें, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये जो टॉपिक है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने खुद अपने आप इसको बताया आप लोगों को, यानी कि गवर्नमेंट का सोर्स है इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग खुद बता रहे हैं। तो यहाँ पर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, जो यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम जो रुपेला जी हैं, उनके द्वारा सागर परिक्रमा यात्रा का फेज जो 5 है उसको अभी रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पर ये पूरा परिक्रमा सिस्टम क्या है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, और ये बहुत सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोग टॉपिक को कई तरीके से समझ सकें। इसके बारे में और भी बहुत सारी बेसिक बातें आप लोगों को बताऊंगा, इनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर होगा। दोस्तों ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, यहाँ पर खासकर अगर बात करें जैसे मत्स्य पालन को पशुपालन डेयरी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके जो मंत्री हैं उनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं। इनके द्वारा फेज 5 जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया, सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा से क्या समझ में आ रहा है कि यार कोई मतलब समुद्र वगैरह है उसकी परिक्रमा की जा रही है, तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा है, इसको आप लोग समझ पाएंगे। एक एक कर बात देखते हैं। यहाँ पर हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि बड़ा ही प्यार से सारी कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टेड होती हुई नजर आती है, यानी कि कोस्टल एरिया बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। और आज की डेट में हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसके चलते यहाँ पर हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे लोगों के लिए इनिशिएटिव लिए गए। एक ऐसा ही इनिशिएटिव है सागर परिक्रमा, जो कि खासकर मछली पालन वाले जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया, ताकि ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि मछली पालन वाले जो किसान हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। यार इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट किया जाए। जैसे बोला था ना 2022 तक किसानों की इनकम डबल कर देंगे, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर कि इनको भी थोड़ा सा फायदा पहुंचाया जाए, इनके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, प्रोग्राम बनाया जाए, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उनको इंप्लीमेंट किया जाए, सस्टेनेबली इनकी जिंदगी को थोड़ा सा आगे लेकर चला जाए, यानी कि इनकी आने वाली जनरेशन भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। तो कैसे मछली को फूड सिक्योरिटी के तरीके से यूज करना है, इनको खाना भी मिलता रहे, इनको जॉब भी मिलती रहे, उस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो फिशरमैन और फिश कम्युनिटी है उनको सबको मिलाकर यहाँ पर कोस्टल फिशर फोक के बारे में बात की गई, कि जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं उनकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा मिलकर बैठकर, और उनके वेलबींग के बारे में बात की जाएगी। और पूरा फोकस ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे।
आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस किस ने पढ़े हैं? जिस किसी ने नहीं पढ़े वीडियो जाकर सर्च करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर। यूट्यूब पर मैंने बता भी रखा है उसको कि किस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद भी कर सकते हो, तो उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स भी मैंने वहां पर दे रखा है उस वीडियो के अंदर में, ठीक है। मुझे लग रहा है आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखेगा, उससे आप लोग कई सारी चीज़ समझ पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर बात करें, आप लोगों से मैं पूछूं कि लाइफ बिलो वाटर कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि पानी के अंदर जो जिंदगी होती है उसके बारे में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला कि गरीबी हटाओ, दूसरा भुखमरी हटाओ, तीसरा कि हेल्थ को ठीक करो, चौथा क्वालिटी एजुकेशन दो। ऐसे ही एक गोल है जो कि लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है। गोल नंबर 12, गोल नंबर 13, गोल नंबर 14, गोल नंबर 15, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप लोगों को बताना है। अभी यहां पर मैं बात करता हूं, फिर आप लोगों को इसके बारे में बता भी दूंगा। तो पूरा फोकस यहां पर क्या है, इस पर्टिकुलर जो परिक्रमा का पूरा फोकस यहां पर ये रखा है कि कैसे हम लोग इन चीजों को सुधार सकते हैं, खासकर फिशर कम्युनिटी के लिए। तो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव लेकर लाए गए। आप लोगों को पता है कि हमारी कोस्टल एरिया की जो बाउंड्री है वो लगभग 750 ये किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिले, सॉरी 7500 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर के करीब आप लोगों को हमारी कोस्टल बाउंड्री देखने को मिलती है। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया में मछली पालन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारा सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसको सागर परिक्रमा बोला, और फेज मैनर में पहला फेज स्टार्ट किया गया था गुजरात से, अलग अलग एरिया में से निकाला गया। तो पहला गुजरात से देखने को मिला, फिर आगे दूसरे सारे कोस्टल एरिया के नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेकंड फेज में। तो फेज मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी फेज 5 जो है यहाँ पर ये 6 लोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे रायगढ़ हो गया, इसी के साथ में रत्नागिरी हो गया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एरिया के गोवा तक लेकर, महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पर इनमें यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाना है। तो इसका बेसिक पर्पज ये कि अलग देखो, एक तो मैं आप लोगों को बोलूँ सारे सब्जेक्ट अपने सर पर लेकर बैठ जाओ और भाई साहब सारे सब्जेक्ट के नीचे दबकर जो है फ्रस्ट्रेट होकर साइड में लेट जाओ, ठीक है। पर लेकिन एक है कि आज एक कोई प्यारा सा सब्जेक्ट उठाते हैं और इसको पढ़ते हैं और फिर इसके बाद में चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट पकड़ लिया और उसको बेसिकली पढ़ लिया। नॉर्मली जब पढ़ने के बारे में बात करते हैं तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एक दिन में कोशिश करो 2 या फिर मतलब 2 सब्जेक्ट रख लो अपना, उसके साथ में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लो। जैसे ना आज मान लीजिए पॉलिटी पढ़ लिया, फिर हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके साथ में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लिया, तो 2 सब्जेक्ट आप लोग साथ में लेकर चल सकते हो। एक बच्चा कहता है कि सर कितने सब्जेक्ट पढ़े जाए, तो 2 सब्जेक्ट आप लोग साथ में रखो प्लस एक अपना ऑप्शनल रखो, ठीक है। ये उनके लिए बता रहा हूँ, अभी तो प्रीलिम्स की तैयारी करो तो फिर तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर लेकिन अगर उस टाइम पर अगर बात करें नॉर्मल डेज की मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप लोगों को साथ में लेकर चलने चाहिए, ठीक है। टाइम डिवाइड कर लो, आप लोगों के पास में से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनका टाइम डिवीजन कर लो, कितना कितना 1.5 घंटा देना है, ठीक है। उसको अपना एक तरीके से बैलेंस बना के चीजें चलनी जरूरी है। तो आप लोग ऐसे नहीं कि आज ही सारे पढ़ देंगे, पहले 1 घंटा हिस्ट्री कर लिया, फिर 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर 1 घंटा पॉलिटी पढ़ लिया, फिर 1 घंटा इकोनॉमी पढ़ लिया, कोई पल्ले नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। और जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कैसे पढ़नी होती है एनसीईआरटी, इनके ऊपर सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कैसे ये चीजें आप लोगों को करनी है। जब आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर जाओगे तो ऊपर यहाँ पर पिन कर रखी है, पीडीएफ वगैरह हो गई, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी यहाँ पर पिन कर रखिएगा, ध्यान से आप लोग देखोगे, ठीक है। ये एसएलवी प्लानर भी यहाँ पर पिन किया हुआ है, इसी में आप लोगों को यहाँ पर जो सारी स्ट्रेटजी के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। जो पॉलिटी की पीडीएफ है यहाँ पर उन लेक्चर्स की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगी, पुरानी सारी पीडीएफ यहाँ पर पिन कर रखी है, ठीक है। 2022 तक आप लोग देखते हैं सारी पिन की हुई है यहाँ पर। कहाँ भाग गया, 1 सेकेंड, अरे पिन हट गया क्या यहाँ से, ऐसे कैसे यार। चलो उसको देखूंगा मैं, सारी चीज़ें एक जगह पिन कर रखी थी, अभी दिख नहीं रहा है, आई थिंक। चलो उसको देखूंगा मैं, आप लोगों को बता दूंगा। तो वहाँ पर सारी जो भी वीडियोस हैं उनको सबको जो आपकी एक तरीके से ना जो जिंदगी में प्लानर करना है, जिंदगी में कैसे कैसे क्या टाइम टेबल कैसे बनाना है, पेन आप लोगों को कैसे आप लोग एनसीईआरटीज वगैरह पढ़नी है, इनके ऊपर सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, ठीक है। तो उसको पिन कर दूंगा फिर से, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा ही एरिया है कि जो मछली पालन वाले किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई, एक आत्मनिर्भर पैकेज का यहाँ पर ये स्कीम दी गई। तो ये एक स्कीम भी आप लोगों की तैयार हो जाएगी इस टॉपिक में, ठीक है। तो जो बेसिकली फिशरमैन है उनको प्रोवाइड कराना है इंश्योरेंस कवर, फाइनेंशियल असिस्टेंस और फैसिलिटी देनी है किसान क्रेडिट कार्ड की, यानी कि मछली पालन करना भी एक तरीके से फार्मर यानी कि किसान की कैटेगरी में डाल दे कि ये भी एक किसानों का काम है। तो इसको भी उसी तरीके से फैसिलिटेट करना है, उसी तरीके से सपोर्ट करना है जैसे एक नॉर्मल किसानों को किया जाता है। तो ये फोकस यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली इसमें 2 कंपोनेंट डाले गए, एक अम्ब्रेला स्कीम है, वैसे इसमें सेंट्रल सेक्टर और इसी के साथ में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 2 सेपरेट कंपोनेंट इसमें रखे गए, यानी कि एक
एक तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करानी है, दूसरा वो है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी ताकि जो किसान है उनको ढंग से फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मछली वाला सेक्टर हमारे देश में काफी बड़ा है, कोस्टल एरिया काफी बड़ा है। साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे तो मछली चावल बेसिकली एक बहुत ही एक स्टेपल फूड, यानी कि एक तरीके से देख अपना लोकल फूड की तरीके से उसको देखा जाता है कि यार इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया अगर फिशरी के बारे में बात करेंगे तो भारत का जो सेक्टर है यहाँ पर वो 7.7 है जो ग्लोबल फिशरी प्रोडक्शन में अगर आप लोग जाएंगे, और थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन कंट्री है हम लोग। सेकंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर फिश प्रोड्यूस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आर्टिफिशियली यहाँ पर जो बेसिकली एक तरीके से फिश का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और आज से नहीं, ये पहले से चीजें आप लोगों को चलती नजर आएंगी। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में 10% जो ग्लोबल फिशरी बायोडाइवर्सिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री में आप लोगों को इंडिया नजर आएगा। यहाँ पर फिशरी और एक्वाकल्चर जो है, फिशरी का जो मछली पालन करना, ये प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर जो अगर देखो इससे समझ में आएगा आप लोगों को, 1950-51 में ये 5 लाख टन हुआ करता था मछली पालन का, 142 टन हो चुका है भाई साहब 2019 और 20 के में बात करोगे। इतना बड़ा एरिया आज के डेट में हो चुका है। सोचो कितने सारे लोग आज के डेट में इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इवन कई सारे देश के साथ में तो हमारी लड़ाई रहती है मछली पकड़ने को लेकर। जैसे पड़ोस में आप लोग पाकिस्तान को ले लो, श्रीलंका को ले लो, वो हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं, हम उनके मछुआरों को पकड़ लेते हैं। तो ये रस्साकसी चलती है, ठीक है। फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसमें एक दूसरे के मछुआरों को छोड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि रिलेशन सुधर गए, अगले दिन फिर पकड़ लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चलता रहता है। पाकिस्तान के साथ में तो खासकर बुरी कंडीशन है। श्रीलंका में कोई मछुआरा पकड़ा जाए तो फिर भी हम लोग छुटवा लेते हैं। पाकिस्तान में दिक्कत खराब हो जाती, मतलब दिक्कत खराब बोलो, मतलब देखो शब्द क्या याद है, दिक्कत खराब हो जाती है, मतलब जिंदगी खराब हो जाती है, ठीक है। दिक्कत तो ऑलरेडी खराब है, दिक्कत क्या खराब हो जाएगी। तो सेक्टर जो है ये काफी बड़ा है, 16 मिलियन लोगों को आज की डेट में ये लाइवलीहुड दे रहा है। 16 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, 160 लाख लोगों को, ठीक है। तो आप लोग यहां से अंदाजा लगाए कितने सारे लोग आज के डेट में इससे जो है अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। मतलब 1.6 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर बात करें फार्मर, प्राइमरी लेबर, और ट्वाइस नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे चेन में कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई मछली पालन वाला काम कर रहा है अपने खेतों में, अब उस मछली को कोई रहने वाला है मान लीजिए तमिलनाडु का, और उस मछली को दिल्ली में या फिर जम्मू कश्मीर में किसी इंसान तक पहुंचाना है, तो वो एक पर्टिकुलर एक सिस्टम के थ्रू उस इंसान तक पहुंचेगा यहाँ पर, तो उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे ही कई एप्पल हैं जम्मू एंड कश्मीर से, उन एप्पलों को आप लोगों को साउथ में पहुंचाना है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कल को बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है यहाँ पर, ये फिशरी सेक्टर जो जीडीपी में अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि फिशरी सेक्टर जो टोटल जीडीपी है उसमें करंट जो आप लोगों को प्राइस में देखने को मिलेगा वो पहले जो था वो 0.4 था, अब यहाँ पर 1% से ज्यादा हो गया, लगभग आप लोग बोल सकते हैं 1.07। यानी कि देश की जो एक तरीके से ग्रोथ है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो सकल घरेलू उत्पाद हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और अगर बात करें कंट्रीब्यूशन 1.24, ये यहां पर कंट्री में जो ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि जो जीवीए है, जीवीए जो निकाला जाता है वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए निकाला जाता है, ठीक है। जीडीपी जो रहता है वो पूरी इकोनॉमी का आप लोग निकालते हैं। तो यहां पर जीवीए में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर ये आज की डेट में अगर बात करें एग्रीकल्चर की कैटेगरी में टोटल मिलाकर अगर जीवीए को निकालोगे तो 7.28 देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर ये काफी बड़ा है वो टोटल अगर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि हम लोग इस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की जो अर्निंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखते हैं 46,000 करोड़ अभी यहाँ पर 19-20 के अंदर में यहाँ पर देखने को मिला, और इसको एक सनराइज सेक्टर की तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो कि बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में भी और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी एनुअल ग्रोथ 6.87 के करीब यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि रेगुलरली चीजें जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये चीज ऐसी है जो आगे और बढ़ेगी, इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें मेरीन अगर फिश लैंड के बारे में कहां पर किस तरीके से देखने को मिलती है, तो तमिलनाडु वाले एरिया में बात की जा रही है। ये यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात, केरला ये देखने को मिलेगा कोस्टल एरिया के बारे में। तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर बढ़ रही हैं, कुछ ऐसे एरिया जहां पर चीजें घट रही है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर मैरीन फिश लैंडिंग जो है वो बढ़ भी रही है और घट भी रही है। ये अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर टोटल अगर आप लोग देखोगे तो कोस्टल एरिया में ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो शब्द आप लोगों ने कई बार सुना है ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू का मतलब क्या होता है, वो पानी से रिलेटेड है। पानी के अंदर में से क्या क्या निकाल रहे हैं आज की डेट में हम लोग, समुद्र की गहराइयों में जाकर आप लोगों ने देखा होगा अभी हम लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं जिसमें समुद्र के अंदर से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो निकालकर हम लोग लेकर आए। कोस्टल एरिया में हम लोग बस बात करते हैं मछली पालन की, मछली हो गया भाई साहब, झींगे हो गया, उसमें से तेल निकाल के लेकर आ रहे हैं। आज की डेट में बहुत ही लार्ज स्केल पर कोस्टल एरिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। विंड एनर्जी के लिए भी आज की डेट में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही लार्ज स्केल पर आज के डेट में इसके फायदे देखने को मिलते हैं। पर वही बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो चीज़ आप लोगों को फायदा पहुंचाती है तो वो चीज़ के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसका नुकसान भी कुछ होता है, फिर इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं तो उनके बारे में भी आप लोगों से बात की जाती है। जैसे कि करंट चैलेंज क्या है, इलीगल अनरिपोर्टेड और इसी के साथ में अनरेगुलेटेड है फिशिंग सेक्टर। मतलब हम आज की डेट में इसको, एक तो समुद्र के अंदर में यार लाइन खींचना मुश्किल है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट पर यहां आकर रुक जाओ, ठीक है। हालांकि अब इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं पर लेकिन आज की डेट में भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी यानी कि पूरे पर्याप्त ढांचे नहीं है हमारे पास में। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। जैसे जैसे समुद्र ओशन का पानी जो है बर्बाद होता जा रहा है, तो ये लग रहा है कि जो लोग इसके ऊपर डिपेंड है उनकी जिंदगी कैसे चलेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। कई बार लगता है कि जैसे लो इनकम देखने को मिलती है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्रेडिट और इंश्योरेंस, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। कई टाइम ऐसा रहता है कि ये मछली जो है उस टाइम पर तुमको समुद्र में नहीं जाना है, कोई साइक्लोन आ गया, या फिर ये टाइम ऐसा है जब मछली जो है बच्चों को जन्म देती है, इस टाइम पे नहीं जाना है। अब उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो मेल नजर आएंगे, जो खासकर जो मछली निकाल कर लेकर आते हैं समुद्र में से। अब बेचने वाली कैटेगरी में मार्केट में मैक्सिमम आप लोगों को फीमेल नजर आएगी, तो यहां पर भी जेंडर इक्वेलिटी आप लोगों को नहीं नजर आती, जेंडर डिस्पैरिटी आप लोगों को नजर आती है। और फिर सबसे खतरनाक चीज क्या है, आप लोग खुद सोचो, ये एक पेरेसेबल आइटम में आता है, यानी कि कोई इंसान तमिलनाडु से केरला से मछली को दिल्ली पहुंचाना चाहता है तो उसके खराब होने के चांसेस कितने ज्यादा हो गए अगर कोई यहाँ पर नॉनवेज खाने वाला है, उसको वहां तक चीजों को पहुंचाना है। तो इसका जो एक तरीके से जो आर्टिफिशियल जो एक ऐसी जो एक चेन बनानी है चीजों को, जो खासकर जिसमें चीजें खराब ना हो। जैसे टमाटर है, टमाटर कितने दिन आप लोग मैक्सिमम रख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आइटम है, ठीक है। केला कितने लंबे समय तक आप लोग रख सकते हो। तो कंडीशन ये है सीधी सीधी यहाँ पर कि ये वो आइटम है जिनको ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग टिका नहीं सकते हो। तो इसके देखते आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि इन आइटम्स को कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, क्योंकि अगर इनको लंबे समय तक टिका नहीं सकते हो तो कुछ ऐसा ढांचा बनाना पड़ेगा ना जिससे कि चीज़ें जो है वो आराम से चलती रहे। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, तो ये चुनौतियों का अगर सामना हम लोग कर कर आगे चल पाते हैं तो सोल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये बेसिकली बातें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये शब्द निकल कर आ रहा है पाइसिकल्चर, इसका मतलब होता है बेसिकली मछली पालन, ठीक है। तो अब आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफाइन द ब्लू, जो डिफाइन करना है बेसिकली ब्लू रिवोल्यूशन, एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ में स्ट्रेटजी क्या क्या लेकर चलनी है पाइसिकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप लोग अब यहाँ पर समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरीके से जब चीज़ें पता होती है तो आप लोग उसका अच्छा सोल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, देखता हूँ कैसे आप लोग आंसर कर पाते हो। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जैसे बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो बात की जा रही है अगर इंडिया के इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन है इज मोर देन द जो मेरीन फिश प्रोडक्शन, यानी कि जो जमीन है ना, जमीन के जो अंदर वाला फिश प्रोडक्शन होता है, यानी कि एक तरीके से कोस्टल एरिया के अलावा, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब के तौर पर एक तो जैसे कोस्टल एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है और एक यहाँ पर कोई ना अपना कोई झील लेक वगैरह है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर में जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है इज मोर देन द मेरीन फिश प्रोडक्शन। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर ढंग से देखोगे, ये बोला गया है ओनली द कोस्टल जो स्टेट्स है हैव द मोर जो ब्रीडिंग यूनिट फॉर जो ऑर्नामेंटल फिशरी होती है, यानी कि एक तरह सजावटी जो मत्स्य होता है उसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। बी इनकरेक्ट है, यानी कि सेकंड वाला इनकरेक्ट है और फर्स्ट वाला करेक्ट है। समझ रहे हैं? पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये पीआईबी के अंदर से ही जो है डेटा उठाया गया है, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसको हल्का सा नजर डालकर आप लोग देख लेना, पर लेकिन ये बड़ी बात है कि जो आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मत्स्य संपदा योजना के बारे में डायरेक्ट पूछ ले, तो ये किस तरीके से, तो एक तरीके से कैसे जो हम लोग एक तरीके से अपनी जो मछली जो एक
जो क्षमता है मछली वाले सेक्टर में उसका कैसे हम लोग दोहन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डबल कर सकते हैं उनकी इनकम को, ठीक है, इसी के साथ में मॉडर्नाइज कर सकते हैं वैल्यू चेन जो है, यानी एक तरीके से आसानी से वहाँ से मछली पकड़कर अपना कहीं भी पहुँचा देना, ठीक है। इसी के साथ में सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर बताई, तो ये सारी स्कीम के अंदर आएंगी। और कोई बोल दे कि ये स्कीम में दोनों चीज़ें हैं, सेंट्रल सेक्टर भी है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड भी है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार ऐसा थोड़ी ना होता है, या तो सेंट्रल सेक्टर होगी या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी, पर इसमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में जब बैठो तो ये मत होना यार ये क्या हो गया। तो आंसर इसका डी हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंडिया के फिशरी सेक्टर के बारे में कि 7.7 ग्लोबल फिश प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, सेकंड लार्जेस्ट है, और थर्ड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो जल के अंदर में मछली उत्पादन किया जाता है सिस्टमेटिक वे में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। तो आंसर क्या है, करेक्ट पूछा गया है एक तरीके से, ये आप लोग देखेगा। तो इसको देखते हैं कौन सा आंसर सही है। आंसर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आंसर यहाँ पर इसका ये होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सेकंड की जगह थर्ड है और थर्ड की जगह सेकंड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, कई बार डेटा भी हल्का सा आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखने में लग रहा है यार कितना टफ होगा। 2020 में पूछा गया, किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है, यानी कि किसानों को जो क्रेडिट कार्ड देते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बोला जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत में, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है आप लोगों को बतानी है करेक्ट है। अगर आप लोग देखोगे क्रेडिट कार्ड किसके लिए देते हैं नॉर्मली, कि किसान जो बीज वगैरह खरीद ले, अपना खाद वगैरह खरीद कर लेकर आ जाए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि जो यार लगता नहीं है कि इसके अंदर में आता होगा, तो सोच सकते हैं आप लोग कि गवर्नमेंट बोल दे कि हर एक किसान को ट्रैक्टर दिलाएंगे, उसके लिए क्रेडिट देंगे। क्या ये पॉसिबल है हमारे देश के अंदर में? हर एक किसान को 2-2 हज़ार रुपये तो ढंग से दिए नहीं जाते हैं। हर एक किसान के लिए 4-4 हज़ार रुपये की स्कीम बोल दे, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। ट्रैक्टर दिलाना सारे किसान को, तो परचेज ऑफ द कंबाइन जो हार्वेस्टर और ट्रैक्टर या फिर मिनी जो बात की जा रही है ट्रक के बारे में, ये किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक आर्टिफिशियल स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता चल गया पढ़ने के बाद में, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो यूपीएससी आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप लोग सारी चीज़ें जानते हो, आप लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि आप लोगों को माइंड का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ आप लोग सोचने समझने की क्षमता रखते हो, चीज़ों को अपने देश की कंडीशन को समझते हो कि यार ऐसा तो नहीं होगा कम से कम। वो बोले सारे किसान जो है, सब किसानों को एसी वाला वो रूम प्रोवाइड कराना है, ताकि खेतों में जो ट्यूबवेल होती है उनमें एसी लगवानी है सारे किसानों की। पॉसिबल है ये? तो समझ सकते हैं। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, तो रिजोल्व करने के लिए इशू जो कि फिशरी से रिलेटेड होता है, फैसिलिटेट करने के लिए इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये बात की गई है। इसी के साथ में फोकस करने के लिए सस्टेनेबल, तो कोई ऐसा होता है इसमें पॉजिटिव चीजें रखी होती हैं, तो अक्सर आंसर डी देखने को मिलता है, ठीक है। तो टॉपिक को तैयार इस तरीके से करना है कि सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कवर होगी आप लोगों के सामने, इसके फेज भी आप लोगों को बता दिए सारे एक एक कर, इसमें एक स्कीम भी आप लोगों की कवर होगी। यहाँ पर हमारे देश का वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी हो गया, फिशरी सेक्टर के बारे में सारी बातें बता दी। इसी के साथ में कोस्टल एरिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, इसमें चैलेंज क्या है, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर बनाए गए, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के सोल्व करवा दिए। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों से मेंस का क्वेश्चन भी हो गया। इसको कहते हैं टॉपिक का स्वाहा करना। अब यहाँ से बाहर अगर कुछ नहीं आएगा, कल को इंटरव्यू भी कोई पूछ ले आप लोगों से, तो इसको टॉपिक को तैयार मानो आप लोग अपना, ये इस तरीके से चीज़ों को तैयार करके चलना आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट मानिए, आप अपना अलग से टॉपिक कट करके रख लीजिए इसको आराम से, कि हाँ यार ये एक पर्टिकुलर जो ये हो गया आप लोगों का, आपके पास में हमेशा रिवीजन करने की बात है, फटाफट उठाओ और रिवीजन कर लो, है कि नहीं। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, ओके। वो सुना है कि एडवर्टीजमेंट आ जाता है डर्मीकूल का, उड़ती जलती गर्मी का मौसम आया, मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। तो वैसा भी ये मौसम नहीं है, ये दौर आने वाला है। आप लोगों को तैयार रहना चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम पहुंचाने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा माहौल ही बना दिया है। तो 2023 से लेकर 2027 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वार्मेस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में कि लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं। कौन बोल रहा है ये यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन बोल रहा है। वो वॉर्न कर रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर जो है एक्सपेक्टेड टू बी द वार्मेस्ट पीरियड ऑन रिकॉर्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला है आने वाले 5 साल। यूएन का जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये बात बोली गई है कि जो यहाँ पर एल नीनो का जो इम्पैक्ट है और ग्रीन हाउस का जो इम्पैक्ट है वो कंबाइन कर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है।
हमारे देश के लिए एल नीनो सही है या फिर ला नीना सही है, ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, फिर किसी दिन आएगा। ज्योग्राफी का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को डिटेल वाले टॉपिक में। अभी आप लोगों को बताना है हमारे देश के लिए कौन सी अच्छी है, एल नीनो या फिर ला नीनो, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि ये दोनों मिलकर ये टेम्परेचर बढ़ाने वाली है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और टेम्परेचर जो है ये सरपास करेगा जो 1.5 डिग्री का था ना कि हम लोग ये कंट्रोल कर रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसको पास करता हुआ नजर आएगा 2027 तक का। और प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि 98 जो प्रेजेंट है ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप लोग टेम्परेचर जब बढ़ता हुआ पाते हैं ना, ये आप लोगों को उसको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई पर्टिकुलर खेती कहीं पर की जा रही है, मान लीजिए उसके लिए टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री होना चाहिए, अब वो बढ़कर जो है 27 या 27.5 डिग्री हो गया, तो ये समझो कि उस खेती की पैदावार जो है वो आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी। समझ रहे हैं, इससे भुखमरी आ सकती है दुनिया में, फूड सिक्योरिटी का इंपैक्ट इससे पड़ सकता है, वाटर इस तो कमी आप लोगों को देखने को मिल ही रही है। इसी के साथ में कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत सारे ग्लेशियर पिघलकर जो है वो समुद्र में आना स्टार्ट होंगे, तो कोस्टल एरिया में रिफ्यूजी लोग जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे देश ऐसे हैं जो कि आज के दिन में डूब रहे हैं, इसकी वजह से कोस्टल आइलैंड ऐसे हैं, तो उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ना ये कोई आसान काम नहीं होता है। आप लोग इसको देखो, अच्छा थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी, नहीं, थोड़ी सी गर्मी के हिसाब से मत देखना इसको, ये एक ह्यूज इंपैक्ट है, ये भुखमरी तक ला सकता है, ऐसी चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, ये बात यहाँ पर पहले से ही वॉर्न कर दी गई है कि सुधर जाओ वरना दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। हमारे देश के अंदर में कौन कौन मंत्री हैं, खासकर मेन जो मंत्री हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। किरण रिजिजू जो थे वो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे अब तक, अब यहाँ पर उनका पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन राम साहब जो हैं उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस का, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। किरण रिजिजू साहब जो हैं 2021 से यहाँ पर ये पर्टिकुलर चार्ज लिए थे, अभी यहाँ पर ये चेंज हो गया है। और यूनियन जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर जितेंद्र सिंह, वो होल्ड कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो खासकर जो चेंज होते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री के अंडर में, तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए, और रेगुलर ये न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कोई एक तरीके से न्यूज़ में बोलेगा तो आप लोगों को अपडेट रहना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाली बात है कि लोन दिया जाएगा कंट्रोल करने के लिए जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज को लोन कौन दे रहा है? नॉर्मली ऑप्शन में सबसे पहले आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ मिलेगा, पर लेकिन यहीं पर आप लोगों को कंफ्यूज होने से बचना है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पर, ये आप लोगों को वर्ल्ड बैंक देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है जूनोटिक डिजीज के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए लोन दिया जाएगा। पर जूनोटिक डिजीज होती क्या है? वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, यानी कि पहले जानवर के अंदर थी, किसी एनिमल के अंदर थी, अब वो किसी इंसान के अंदर में है, तो उसको हम लोग जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जूनोटिक बीमारी। तो वर्ल्ड बैंक जो है, अगर बात करें वर्ल्ड बैंक जो बोर्ड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अप्रूव किया है 82 मिलियन का सपोर्ट इंडिया के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, यहाँ पर अप्रूव किया गया ताकि एनिमल की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जा सके, क्योंकि हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर आप लोग को एनिमल देखने को मिलेंगे जो कि इंसान कनेक्ट रहता है, मैक्सिमम किसान कनेक्ट रहते हैं। हमारा देश काफी कम मैकेनाइज है, अगर बात करें एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हरियाणा पंजाब को छोड़ दो तो बहुत सारे एरिया ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर किसान मशीन इस्तेमाल करते हुए नहीं पाए जाते हैं ज्यादातर। तो उसी को फोकस देने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि चीजों को लेकर चल जाए। तो यहाँ पर ये कैसे लेकर चलना है इसके बारे में बात की जा रही है इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो कंट्रोल करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो पैसा देने की बात की गई है वर्ल्ड जो बेसिकली बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी है, ठीक है। दोस्तों पॉलिटी की कुछ न्यूज़ है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, जैसे कि बात की जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडी, ये पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी के साथ में मिलकर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे देश में कानून बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर में चीज़ चलती हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ इससे नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर ट्रांसफर किया है केरला हाई कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को, ताकि एक तरीके से केरला हाई कोर्ट जो है वो ध्यान रख सके एंडोस फार्म विक्टिम के ऊपर। एंडोस फार्म जो है ये एक इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता था कीट पतंगों को मारने के लिए, पर इसकी वजह से ये डायरेक्ट जो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हुआ लोगों के ऊपर भी, जिसके चलते इसको एक पॉइजन की तरीके से यहाँ पर देखा जाने लगा। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है वो दुश्वार हो गई यहाँ पर इसकी वजह से। तो यहाँ पर जरूरी है कि इसको कैसे मैनेज करना है,
क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस बनना काफ़ी जरूरी है, जो खासकर इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस करें, इसकी वजह से जो दिक्कतें देश के अंदर में देखने आई, खासकर केरला के अंदर में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ही उत्कृष्ट लेवल के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, IIM के, इसी के साथ में IIT के प्रोफेसर्स, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया जाता है कि कैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है और काम करना है। तो इनके द्वारा पब्लिश किया गया एनालिसिस ऑफ सोर्स फॉर ऑफ फंडिंग ऑफ रीजनल पार्टीज इन 2021-22। इससे क्या पता चलेगा कितनी पॉलिटिकल पार्टी कितनी फंडिंग ले रही है। कम से कम लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस लेवल पर खेल रहे हैं बेसिकली लोगों के साथ में। न्यू पार्लियामेंट जो है वो आने वाले 28 मई को ग्रांड सेलिब्रेशन किया जाएगा, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ सामने आ रही है। अभी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है। ठीक है, और ये जस्ट जो उद्घाटन किया जा रहा है आप लोग देखते हैं, अभी यहाँ पर पूरा जोर शोर से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अभी बहुत सारे, जैसे मैंने बोला ना कि अभी देश के अंदर जो सबसे बड़ी अभी जो अगर जो न्यूज़ कई सारी जो निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि खासकर जैसे इलेक्शन पास में आते हैं तो उसमें काफ़ी एक अलग तरीके से आप लोगों को चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा ये बात आप लोग याद रखिएगा कहीं ना कहीं कि ये आप लोग समझ सकते हैं कि पैटर्न बदलता हुआ नजर आता है जब पास में इलेक्शन आते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन बहुत ही एक अलग तरीके से देखा जाता है देश के अंदर में, क्योंकि आने वाले 5 साल जो हैं अब वही इलेक्शन जो है वो डिसाइड करने वाला है। तो उसके चलते जैसे नहीं RBI ने अभी क्या किया, 2000 के नोट एक तरीके से साइड में कर दिए। रीजन क्या था? रीजन सीधा सीधा यही है कि देश के अंदर में जो काला धन है उसको इकट्ठा करना आसान रहता है 2-2 हज़ार के नोट में। ठीक है, और लोग जो है उसको आराम से इकट्ठा करके रखते हैं, तो बड़ा डिनोमिनेशन जो है वो कम रहेगा, तो इससे फायदा देखने को मिलेगा इलेक्शन के टाइम पर भी। ठीक है, और जो यहाँ पर इंडोल्स फार्म जो है ये काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी नर्व सिस्टम जो है उसके ऊपर इंपैक्ट डालना, इसी के साथ में यहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट डालना, फिजिकल भी बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, पोजिशन की तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इसको एक तरीके से ना थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। डिफेंस की न्यूज़ है, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने अभी 4th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट यहाँ पर पब्लिश की, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है कि हम लोग अपने देश में डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करती है। तो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के बारे में याद रखिएगा। बात करें इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये अभी यहाँ पर 250 के करीब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए गए, आने वाले टाइम में और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये एक माइलस्टोन है। ठीक है, हम लोग डिफेंस के फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अभी कंबोडिया के साथ में मिलकर हमारे देश ने इंडियन नेवल शिप INS दिल्ली और INS सतपुरा ये कंबोडिया पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से देखिए कई बार क्या रहता है, कई सारी एक्सरसाइज कई सारे देश के साथ में होती है, तो जब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो रही हो तो उसमें एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके की एक्सरसाइज को आप लोग जब डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करते हैं किसी पर्टिकुलर देश के साथ में, तो वहाँ पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है यहाँ पर सिन्होविले। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंबोडिया के अंदर में लोकेशन है। तो यहाँ पर पार्ट रहेगा कंट्री का, बेसिकली इंडियन नेवी जो है वो आसियान ये जो आप लोग कंबोडिया जो देखने को मिलता है ये आसियान कंट्री का भी पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इनके एक तरीके से जो एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कंबोडिया के साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि आसियान कंट्री का पार्ट आप लोगों को नजर आता है। मतलब वहां पर हमारी भी प्रेजेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए यहाँ पर रवनीत कौर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, इसी के साथ में परवीन सूद जो हैं वो डायरेक्टर हो गए हैं यहाँ पर CBI के, यानी कि नए डायरेक्टर बने हैं। मनोज सैनी जो हैं वो चेयरमैन बने हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। अरुण राम जो है उनको असाइन किया गया यहाँ पर, अभी मैंने जैसे बताया यहाँ पर, ठीक है, लो मिनिस्ट्री वाला फंडा, तो ये आप लोगों को बता दिया। एमी पोप जो है यहाँ पर वो डायरेक्टर जनरल बने हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये सारे पर्सन जो है एक जगह पर्सन इन न्यूज में आप लोगों से कई बार पूछ लिए आते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। इससे वर्ल्ड वेटनरी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। नेक्स्ट बात की जा रही है वोटर हेल्पलाइन ऐप, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि इनरोलमेंट उसमें किया जा सके। तो यहाँ पर कौन से स्टेट के साथ में कनेक्ट है यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर केरला, कर्नाटका, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, नॉर्मली जहाँ पर इलेक्शन होंगे वहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो बताइए कौन सा है, नाम बताना है। इंडियन नेवी 3rd इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो प्रोजेक्ट 15B के तहत में देखने को मिला, विक्रमादित्य, तलवार, बेतवा या फिर इम्फाल। INS यहाँ पर बात की जा रही है, कौन सा है इनमें से, ये आप लोगों को बताना है। मेजोरिटी जो भी यहाँ पर गम अरेबिक है, जो सोर्स है यहाँ पर सेहल रीजन के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री के साथ में कनेक्ट है। अधिकांश जो अरब जो गोंद होता है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है, गम नहीं होता है, गोंद बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से रीजन के साथ में, चैड, इजिप्ट, सूडान या फिर इथोपिया, ये आप लोग को बताना है। आंसर दीजिए।
सी सेट का एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये अटेम्प्ट करना है और फिर इसके आंसर आप लोगों के सामने। तब तक मैं आप लोगों को एक मैप बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। बात की जा रही है किसके बारे में, ये सिरपुर लेक। सिरपुर लेक कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में, और इंदौर एक बड़ी प्यारी सी सिटी है, वहां पर देखने को मिलेगा, और क्लीनेस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिरपुर जो वेटलैंड है ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्यों डिस्कस कर रहा हूं, रिसेंटली अभी इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया रामसर कन्वेंशन के तहत में। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर वन ऑफ द 19 इंपोर्टेंट जो बर्ड एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर में बात करें तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ह्यूमन मेड वेटलैंड यहाँ पर ये है। तो ये कई बार इस तरीके से ना मैन मेड जो एरिया होता है उसके बारे में अलग से आर्टिफिशियली पूछ लेते हैं, कौन सा आर्टिफिशियल बना हुआ ये एरिया है। बाकी और भी कई सारे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन न हो तो कम से कम अपने स्टेट के आप लोगों को याद रखने, ताकि क्वेश्चन पूछा है तो कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। वेटरनरी डे जो है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो 29 अप्रैल को यहाँ पर ये डे जो ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो खासकर आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पर जानवरों के बारे में मैंने बात की, तो जानवरों को यहाँ पर जूनोटिक बीमारी का ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि और चीज़ों को अच्छे से रखा जा सके, ठीक है। ये अभी कर्नाटका से रिलेटेड है, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि कर्नाटका में इलेक्शन थे तो यहाँ पर जरूरी है इस तरीके की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, तो INS इम्फाल, ठीक है। इम्फाल किस राज्य से कनेक्टेड है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15B जो है ये इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में जो गम की बात की जा रही है, तो किसको है गम, तो सूडान को है गम, ठीक है। तो गम अरेबी जो है वो इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, जो बेसिकली फिज जो ड्रिंक होती है फिजी, तो उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। रीजन यहाँ पर आप ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रीजनिंग का, बताइए आंसर क्या है। तो आंसर इसका आप लोगों के सामने बी, तो यहाँ पर इसको आप लोग अटेम्प्ट करना। बाकी आप लोगों को हो ही गया। अब कुछ आप लोगों के लिए नए शब्द हैं जो आप लोगों को अंग्रेजी सिखाएंगे, आप लोग की अंग्रेजी को इंप्रूव करेंगे, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो बहुत फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बात की जा रही है ह्यू एंड क्राई, इसको बोलते हैं कोलाहल, यानी कि एक तरीके से हाहाकार होना, काफी लार्ज स्केल पर नॉइस होना, तो ह्यू एंड क्राई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रावेगेंजा, इसको बोलते हैं फिजूली खर्ची करने वाला। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब भी कोई सेल लगती है तो कई सारे लोगों के तन बदन में ना कई सारे ऐसे कीटाणु हैं जो उभरने लगते हैं कि यहाँ सेल लगी है कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे दोस्त भी थे मेरे, मैं समझाता, मैंने कहा क्या यार जो जरूरी है वो खरीदो ना, सेल वाले तो अपना बेचने पे लगे रहेंगे, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो देखो ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो आज की डेट में आप लोगों को मान लीजिए कोई एक नहीं कुछ सामान खरीदना, वो आप लोगों के पास में ऑलरेडी है, सेल लगा दी सामने वाले ने, पर लेकिन सामने वाला तो अपने हिसाब से सेल लगा रहा है, आपको रिक्वायरमेंट है तो ही खरीदो ना। तो इसमें क्या होगा, वो आप लोगों को लालच दे रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन रिक्वायरमेंट है नहीं, ये जूते पड़े 2 जोड़ी और ले आए, क्यों, क्योंकि यार सेल थी, ये थोड़े ना होता है, ऐसे नहीं किया करते, ठीक है। तो अपना चीज़ों को मैनेज करना सीखो। एब्रोगेशन क्या होता है, ये होता है एक तरीके से, ये होता है निराकरण करना, ठीक है। किसी चीज़ को या फिर बोलते हैं रिपील कर देना, हटा देना, यहाँ से खत्म कर देना उसको, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। फैक्टिसिटी क्या होता है यहाँ पर, ये होता है तथ्यात्मक, यानी कि फैक्ट देना, फैक्ट के साथ में बताना ये काम इसलिए कर रहे हैं, इतना हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार फैक्ट के साथ में बता रहा है बंदा, सही बोल रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। इंडोलेंस होता है यहाँ पर आलस, एक तरीके से लेजीनेस। इंडोलेंस भी आप लोग शब्द एक नया यूज कर सकते हैं आज से अपने आसपास वाले लोगों को परेशान करने के लिए। क्या बहुत बड़ा अंग्रेज हो रहा है क्या, दिमाग खराब कर रहा है। चल आगे यहाँ से। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना और फीडबैक जरूर देना। शाम को जो क्विज है उस पर आप लोग जरूर पहुंचना, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताना। और एप्लीकेशन के ऊपर जो लेक्चर है उनको कंटिन्यू एंजॉय करना। मैंने बोला था जो CDS वाला भी जो आप लोगों को जल्दी ही बेसिकली स्टार्ट होने वाली है क्लासेस, इसी के साथ में UPSC के अंदर जो भी इनरोल कर रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी APFC या फिर CDS के अंदर इनरोल कर चुका है, वो अगर UPSC का ज्वाइन करेगा तो APFC या CDS वाला जो APFC वाला कोर्स है वो फ्री हो जाएगा एक तरीके से आप लोगों का, ठीक है। तो वो इसलिए बोला था ताकि वो ये शॉर्ट टर्म का कोर्स था और मैं नहीं चाह रहा कि जो बच्चे ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं उन वो एक तरीके से ऐसा लगे कि यार ये तो मतलब थोड़ा छोटा सा कोर्स था और पैसे दिए। तो लंबे समय तक अब आप लोग उसको एंजॉय कर पाएंगे UPSC वाले कोर्स को, उसमें 1.5 साल तक आप लोग अच्छे से पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे एक ऐसे लेवल पर जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस UPSC के लेवल पर थोड़ा जाकर करो तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। बस लोकल वाला पढ़ना रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो कैसा लगा डिस्कशन बताना जरूर। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।